नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम प्री बोर्ड परीक्षा का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजनीति विज्ञान का पेपर हल करेंगे। परीक्षा में हमारा जो टाइम होगा वो होगा 2 घंटे 45 मिनट। पूर्णांक जो होगा हमारा 80 नंबर का। पेपर में परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए होंगे। अब हम खंड ए को हल कर लेते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना पैंडेमिक टाइम के कारण बच्चों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित रही। फरवरी माह तक बच्चों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो आज आपकी हेल्प के लिए हम इसी विश्वास के साथ काम कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएं ताकि आप कम समय में एक बेहतर तैयारी कर सकें। शेखावाटी मिशन 100 के PDF नोट्स भी आपके लिए डाले जा चुके हैं। उनका विश्लेषण सरल और सहज भाषा में किया गया है। आप उन्हें भी ज़रूर देखें एग्ज़ाम से पहले। तो अपना खंड है ए। खंड ए को हल करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला जो अपना क्वेश्चन है वह है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो ये अपना आंसर होगा 1945 में। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो ये बर्लिन की दीवार थी। बर्लिन की दीवार जो शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को अलग करने वाली एक दीवार थी। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के नियंत्रण में थी तो पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के नियंत्रण में। शिमला समझौता, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है पंचशील की घोषणा कब हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है किस दशक में पर्यावरण मसले ने जोर पकड़ा? तो ये था 60 का दशक। 60 का दशक। स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष प्रमुख चुनौती थी। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौती थी। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई कि राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए, राष्ट्र का एकीकरण कैसे किया जाए। नीति आयोग किस प्रकार का विकरण है? एक स्टाफ विकरण है नीति आयोग। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है सूचना का अधिकार अधिनियम किस उद्देश्य की सहायता करता है या किस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करता है? तो पारदर्शी प्रशासन की पारदर्शिता पे जोर देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में बना था सूचना प्राप्त करने के लिए कि किसी भी कार्यालय से कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रशासन की पारदर्शिता पर जोर देता है। भारत पाक विभाजन के समय भारत में रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये हमारा आंसर है 565 रियासतें थी उस समय। 3 ऐसी रियासतें थी जो उस समय सहमत नहीं हो पाई थी, धीरे धीरे उनको सहमत किया गया। उनमें थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा शामिल किया गया, तो जम्मू कश्मीर को सहमति पत्र द्वारा शामिल किया गया। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हमें याद होनी चाहिए। तो ओपेक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है क्योंकि ओपेक तेलीय कंट्री हैं, उनका एक संगठन है, खाड़ी देशों का एक संगठन है जो तेल निर्यात करने वाले देश हैं। नागालैंड राज्य का, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 1963 में। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1953 में। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न होंगे वो अपने 6 होंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा ह्यूमन राइट वॉच संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। ह्यूमन राइट वॉच, अपना रिक्त स्थान ह्यूमन राइट वॉच आ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है उत्तरी
उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद को लेकर थी और वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि। 2 अपने रिक्त स्थान हैं। पारस्परिक अपरोध की स्थिति। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध नहीं होने दिया। ये शीत युद्ध के दौरान पारस्परिक अपरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो इसको हम क्यूबा संकट के संदर्भ में समझ सकते हैं। 1962 में जब अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे, ये लग रहा था पूरे विश्व को कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा, लेकिन हुआ नहीं। तो उस स्थिति को पारस्परिक अपरोध की स्थिति कहा जाता है। मध्य एशियाई गणराज्य। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधनों के विशाल भंडार हैं। महाराष्ट्र में नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना था, दलित पंथर के नाम से। साल याद रखें, राज्य याद रखें, राज्य पूछ लें कि दलित जो पंथर था वो कहाँ का संगठन था, तो महाराष्ट्र का। कब बना? 1972 में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है सभी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है अब हमारे, जिनका उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। एनपीटी का पूरा नाम लिखिए। परमाणु अप्रसार संधि। एनपीटी का पूरा नाम परमाणु अप्रसार संधि। शॉक थेरेपी का अर्थ लिखना है। शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाता है। निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? तो निशस्त्रीकरण से अभिप्राय है कि विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वह मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये 1906 में ढाका में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है वह है ऑपरेशन फ्लड कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में प्रारंभ हुआ था। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति के दौरान। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है जन आंदोलन से क्या तात्पर्य है? ऐसे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर जन सामान्य के हित में चलाए जाते हैं वो जन आंदोलन कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है साझी संपदा। साझी संपदा के उदाहरण लिखिए। साझी संपदा जैसे चारागाह, पशुओं को चराने वाला, सार्वजनिक, गांव के बाहर होते हैं ऐसे चारागाह, मैदान, नदी, सार्वजनिक तालाब, ये सब साझी संपदा होती। साझी संपत्ति पे समुदाय का अधिकार होता है, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है गुट निरपेक्ष देशों के नाम लिखिए। तो भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, युगोस्लाविया, इनके नेताओं का भी आप नाम याद रखें। शीत युद्ध। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? तो शीत युद्ध के अंत के बाद, शीत युद्ध अंत हो गया 1992 में, दिसंबर 1992 में शीत युद्ध का जब अंत हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो विश्व राजनीति एक ध्रुवीय हो गई। अमेरिका शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। भारतीय किसान यूनियन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे कौन से थे? तो बिजली की दरों में कमी करवाना, नकदी फसलों के सरकारी खरीद के मूल्यों में वृद्धि करना। गठबंधन की सरकार। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना वो है गठबंधन की सरकार के विपक्ष में 2 तर्क दीजिए कि गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन से नुकसान हो सकते हैं। उसके लिए आपको उत्तर देना है। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, नीतियों में दृढ़ता नहीं रहती। केंद्रीकृत नियोजन क्या है? एक ही केंद्र से योजना लागू करना केंद्रीकृत नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है
खंड ब का लघुत्तरात्मक प्रश्न है। ये 2 नंबर के 13 प्रश्न होंगे अपने। गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता के निम्न बिंदु हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति के कारण किसी भी गरीब और छोटे देश को किसी महाशक्ति का अनुसरण करने की जरूरत नहीं रहती। वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सकता है। कोई भी देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सकता है। स्वतंत्र गुट निरपेक्ष जो देश हैं वो आज भी परस्पर सहयोग की आवश्यकता है उनको, इसलिए एक बेहतर मंच इन देशों को उपलब्ध कराता है गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 5 नंबर, वो है भारत रूस के संबंधों से रूस को क्या लाभ प्राप्त हुआ? तो भारत और रूस के गहरे संबंधों से रूस भी लाभान्वित हुआ। ये रूस है, रूस भी लाभान्वित हुआ, जिसे निम्न बिंदुओं से सरलता से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि भारत रूस के लिए युद्ध के हथियारों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा मार्केट था, बाजार था। हमारे देश को सैन्य सामग्री रूस से ही मिलती थी। तेल का निर्यात रूस से होता था, यानी हम तेल का आयात है वो रूस से करते थे, तो ये भी रूस को सीधा फायदा पहुंचा रहा था। क्रायोजेनिक रॉकेट जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान के जो उपयोगी साधन हैं वो भी भारत को निर्यात करके उनको फायदा पहुंचता। भारत ने रूस की विदेश नीति को अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन दिया। रूस भारत की विदेश नीति को हमेशा ही अप्रत्यक्ष तरीके से समर्थन देता रहा है। भारत का स्वाभाविक मित्र है रूस। नेक्स्ट जो हमारा 6 नंबर प्रश्न है वो शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे? शॉक थेरेपी के निम्नलिखित परिणाम हैं। शॉक थेरेपी 90 के बाद अपनाई गई थी। तो शॉक थेरेपी से पूरा जो क्षेत्र था, जो सोवियत संघ से अलग हुए देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। इससे मुद्रास्फीति बढ़ गई थी और रूसी जो मुद्रा थी रूबल, उसके मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आ गई। निजीकरण ने कई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और विशेषकर रूस में अमीर और गरीब की जो बीच की खाई थी वो और गहरी हो गई। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 7 नंबर, वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के कोई 4 उद्देश्य बताने हैं। कोई 4 उद्देश्य। सदस्य देशों को महाशक्तियाँ के सैनिक गुटों से अलग रखना, सदस्य देशों में आपसी सामाजिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। नेक्स्ट जो अपना इसका उद्देश्य है वो है विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाना, संपूर्ण विश्व से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करना। ये हमारे प्रश्न जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है 8 नंबर कि परंपरागत सुरक्षा के किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए। परंपरागत खतरा, पहले हम देखें कि परंपरागत खतरा क्या है। तो इसका स्रोत है वो कोई दूसरा अन्य देश होता है जो सैनिक हमले की धमकी देकर किसी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करता है। तो युद्ध द्वारा, शक्ति संतुलन द्वारा और गठबंधन द्वारा। नेक्स्ट जो 9 नंबर हमारा प्रश्न है वो सुमेलित करने वाला है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार या राष्ट्रीय मोर्चा, इनकी साल भी आप ध्यान रखें। राष्ट्रीय मोर्चा में कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी? तो 1989 में बना था ये, 89 में राष्ट्रीय मोर्चा। इसमें जनता दल और क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। संयुक्त मोर्चा 1996 में बना था, इसमें कांग्रेस और क्षेत्रीय दल थे। राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये भाजपा और क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी, ये 1998 में बना था। सप्रंग, कांग्रेस और राष्ट्रीय मोर्चा, ये 2004 में बना था, 2004 में बना था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में अंतर बताएं। तो भारतीय जनसंघ संपूर्ण देश के लिए एक भाषा, एक देश और एक संस्कृति
ये शेर नहीं है, एक देश और एक संस्कृति के विचार की समर्थक थी, या कहें कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की समर्थक थी। धारा 370 का विरोध प्रमुख मुद्दा था। भारतीय जनसंघ का भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अर्थव्यवस्था चाहती थी, और स्वतंत्र जो पार्टी थी उसके जो विचार थे वो थे, पार्टी अर्थव्यवस्था में कम से कम राज्य का हस्तक्षेप चाहती थी। ये भाषा और संस्कृति की बात इसने नहीं की, धारा 370 का विरोध भी नहीं किया। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है 11 नंबर, भूमि सुधारों में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं? भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, चकबंदी करना, अधिकतम भूमि सीमा निर्धारित करना, भूमि सीमा निर्धारित कर देना, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की व्यवस्था करना, सिंचाई के साधनों का विकास करना, उन्नत खाद बीज की व्यवस्था करना, कृषि उपकरणों हेतु या कृषि कार्यों हेतु ऋण और अनुदान की व्यवस्था करना, कृषकों को उनकी उपज की उचित कीमत दिलाना भी इसके प्रमुख मुद्दे हैं। दक्षिणी एशिया में दबदबा समझने के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं कि भारत का दक्षिणी एशिया में दबदबा है? इसको समझने के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? इसके पहला जो कारण है वो भारत का विशाल आकार। भारत एक बड़े भूभाग का राज्य है, देश है दक्षिणी एशिया का। दक्षिणी एशिया के देशों, भारत इन छोटे देशों में अधिक शक्तिशाली भी है, प्रभावपूर्ण स्थिति में भी है। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतें दक्षिणी एशिया में प्रभावी हो सकती हैं या अपने पांव जमा सकती हैं। भारत दक्षिणी एशिया में अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है। ये छोटे देश सोचते हैं कि भारत अपना दबदबा बनाना चाहता है। दक्षिणी एशिया में भारत की स्थिति अन्य देशों के मध्य की है। अन्य देश हैं वो सभी जो देश हैं वो पड़ोसी देश हैं और उनकी सीमा भारत से लगती है, तो सीमावर्ती देश कहें या पड़ोसी देश कहें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 13 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है? तो हमारा आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे आतंकवाद के पीछे निम्नलिखित कारण हम बता सकते हैं। तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से बढ़ रही है। ये प्रमुख कारण है कि तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का फायदा आतंकवादी उठा लेते हैं और आतंकवादी की दुस्साहस में भी वृद्धि हो जाती है। मीडिया उनके कार्यों को दिखाती है तो उनका दुस्साहस बढ़ जाता है। ये एक प्रमुख कारण है जिनकी वजह से आतंकवाद आज संपूर्ण विश्व में अपने पैर जमा चुका है। तस्करी और जमाखोरी जो है वो भी जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है उसको बढ़ाने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट जो हमारा आंसर होगा वो है वायु जो यान है उनका अपहरण कर लेते हैं, पानी के जहाज़ों को बंधक बना लेते हैं। इन घटनाओं के पीछे विश्व अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण यानी विश्व की अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हुआ है, ये भी जिम्मेदार है, जिसके कारण वो देश की कोई भी देश या किसी भी देश की मुद्रा का अंतरण आसानी से कर लेते हैं। आधुनिक हथियारों को नवीन प्रौद्योगिकी द्वारा बनाकर उन्हें बेचने की प्रतिस्पर्धा जो शीत युद्ध से जारी हुई थी। यातायात के सुगम साधन और स्वचालित वाहनों ने भी यातायात के जो साधन हैं वो सुगम साधन और स्वचालित वाहनों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा 14 नंबर प्रश्न है वो है एक प्रभुत्व वाली दल प्रणाली की लाभ बताने। तो अपना आंसर हो जाएगा कि जो सत्ताधारी दल है वो एक प्रभुत्व वाली दल प्रणाली होगी, उसमें मजबूत स्थिति में होगा, शासन प्रणाली में स्थायित्व रहेगा, राष्ट्रीय नीतियों को अधिक परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उनमें निरंतरता बनी रहेगी, कानून व्यवस्था की स्थिति समाज में सुदृढ़ रहेगी, प्रशासन का संचालन सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरलतापूर्वक किया जा सकता है। ये प्रणाली आपातकाल का मुकाबला आसानी से कर सकती है।
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 15 नंबर कि भारतीय नियोजन की प्रमुख कठिनाइयाँ बताइए। भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच अधिक संसाधन लगाए जाने चाहिए ताकि सही दिशा में विकास हो सके। 2 नंबर हम आंसर में लिखेंगे। दूसरा जो पॉइंट होगा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक वर्ग है वो समर्थ हो, इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही थी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जो गति थी वो धीमी रही। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 16 नंबर। भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों के मध्य एक उभरती सहमति के कोई 4 बिंदु लिखने। राजनीतिक दलों के मध्य उभरती सहमति के 4 बिंदु नई अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। उभरती सहमति जो शब्द है वो नई आर्थिक व्यवस्था यानी एलपीजी, उदारवाद, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन से संबंधित है, वैश्वीकरण से। तो इसको समझ लेते हैं हम। नई आर्थिक नीति पर अधिकांश दलों ने सहमति प्रदान की। उनका मानना था कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा, देश का विकास होगा। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक एवं सामाजिक दावों को राजनीतिक दलों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। अधिकांश राजनीतिक दलों ने शासन में प्रांतीय दल यानी क्षेत्रीय दलों की भूमिका को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हो गया। राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर के स्थान पर सत्ता में साझेदारी की बात पर अधिक बल देने लग गए। नेक्स्ट जो हमारा खंड है वो है खंड से। इसमें अपने 17 नंबर प्रश्न हल करेंगे हम। शीत युद्ध के बाद के समय में दक्षिणी एशिया के देशों की राजनीतिक प्रणाली का वर्णन करें। शीत युद्ध के बाद की स्थिति में तो दक्षिणी एशिया में के जो देश हैं, दक्षिणी एशिया के जो देश हैं, जिन देशों के मध्य भारत एक बड़े भूभाग के साथ स्थित है, उन देशों की राजनीतिक प्रणाली शीत युद्ध के पश्चात के समय इस क्षेत्र के देशों में यहाँ के लोगों में मुख्य जो प्रवृत्ति थी वो थी कि लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को अपनाया जाए और यहाँ की जो शासन व्यवस्था हो वो लोकतांत्रिक बनाई जाए। जैसे भारत और श्रीलंका के स्वतंत्र होने के पश्चात से आज तक ये पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया के कौन से देश हैं जिसमें आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। तो भारत और श्रीलंका। स्वतंत्र होने के पश्चात से आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। फिर हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। शीत युद्ध के पश्चात के समय में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान में शीत युद्ध के पश्चात किसी भी समय में लगातार लोकतांत्रिक सरकारों का गठन नहीं हो पाया। नेपाल का देख लेते हैं। नेपाल में अप्रैल 2006 तक ये संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र वो होता है जिसमें कानून बनाने की शक्ति संसद के पास हो, लेकिन उसमें राजा भी हो नाम मात्र का, तो उसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। यानी राज्य का जो प्रमुख हो वो वंशानुगत हो, तो ये क्या होता है, संवैधानिक राजतंत्र। तो यहाँ 2006 तक, अप्रैल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। अप्रैल 2006 में एक सफल जन विद्रोह हुआ, तो 2008 में राजतंत्र के खात्मे के साथ लोकतंत्र की बहाली हुई। तो नेपाल में हम इस प्रकार से बता सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पड़ोसी देश है वो भूटान, भारत का पड़ोसी देश है। भूटान में राजतंत्र व्यवस्था से शासन संचालित होता रहा, लेकिन यहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की शुरुआत कर दी है और भूटान में 2008 में निष्पक्ष चुनाव हुए और राजशाही का अंत हो गया। मालदीव में देख लेते हैं। मालदीव में 1968 में राजतंत्र व्यवस्था कायम रही। राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो कायम रही। 1968 में ही मालदीव में गणतंत्र प्रदेश बना है। यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई और जून 2005 में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान करके मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी को
राजनीतिक मामलों में दबदबा मालदीव में कायम है। जो पार्टी का नाम है वो है मालदीपीय डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 18 नंबर। रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? रियो सम्मेलन के निम्न परिणाम हुए। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को एक ठोस रूप मिला था। इससे पहले ऐसा संभव नहीं हो पाया था। दूसरा जो है वो है भविष्य के विकास के लिए एजेंडा 21। ये पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 क्या है? तो भविष्य के विकास के लिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में ये एजेंडा तय किया गया था, प्रस्तावित किया गया, जिसमें विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए और जिसमें टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो धारणा है उसका विकास हुआ। नेक्स्ट जो हम इसमें पॉइंट दे सकते हैं कि इस सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के बारे में धनी और गरीब देशों के बीच यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों का जो दृष्टिकोण था उनमें मतभेद उभर कर सामने आए कि भारत और चीन, ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों का तर्क था कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है वो विकसित देशों ने अधिक किया है, तो पर्यावरण प्रदूषण जो हानि है उनके लिए उत्तरदायी विकसित देश हैं, अतः उन्हें पर्यावरण रक्षा हेतु अधिक संसाधन और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कई धनी देश इस तर्क से सहमत नहीं थे। अंततः जो नेक्स्ट हम अपना पॉइंट दे सकते हैं वो दे सकते हैं कि अंततः रियो सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून का निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखकर अलग अलग भूमिका का सिद्धांत स्वीकृत किया गया। वो साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियाँ, अति महत्वपूर्ण है, साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियाँ रियो सम्मेलन में ही तय की गई थी। रियो सम्मेलन के बाद पर्यावरण का प्रश्न विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है हमें। 1980 के दशक में नर्मदा घाटी के विकास के लिए नर्मदा और उसकी सहायक नदियाँ उन पर 30 बड़े बांध बनाए गए, यानी 30 बड़े बांध बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इन प्रस्तावित जो बांध थे इनके निर्माण में 245 गांव डूब क्षेत्र में आ गए थे, जिनके पुनर्वास की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। पुनर्वास यानी वहाँ से जो लोग हम इस परियोजना के कारण हटाएंगे तो उनको पुनः किसी जगह नई जगह बसाने की जो व्यवस्था थी वो सरकार सही ढंग से नहीं कर पाई और इसी मुद्दे को लेकर नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 20 नंबर। भारतीय राजनीति में 1989 से जो प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है कि 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दे निम्न रहे कि लोकसभा के आम चुनाव में कांग्रेस को भारी हार मिली, उसे केवल 197 सीटें मिली, अतः सरकारी जो स्थिति रही। सन 1991 में दोबारा मध्यावधि चुनाव हुए। कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त होने के कारण देश की राजनीतिक दलों में आपसी जुड़ाव बढ़ गया और गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो गई। तो हम पॉइंट बना सकते हैं कि कांग्रेस बहुमत से दूर हो गई, गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई, कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो देश की राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हो गया। इसलिए सन 1989 के बाद की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका सभी दल वोटों की राजनीति करने लग गए और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिए जाने के मामले में अधिकांश दलों में परस्पर जुड़ाव हुआ। सन 1990 के पश्चात विभिन्न दलों की सरकारों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। आर्थिक सुधार और नवीन आर्थिक नीति के कारण देश के अनेक दक्षिणपंथी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में आपस में जुड़ाव होने लगा और इस संदर्भ में दो प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई। कुछ पार्टियां गैर कांग्रेसी गठबंधन तो कुछ जो दल थे वो गैर भाजपा गठबंधन का समर्थन करने लगे। दिसंबर 1992 में नेक्स्ट हम पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि दिसंबर 1992 में अयोध्या
स्थित एक विवादित ढांचा भी ध्वंस कर दिया गया। इस घटना के पश्चात भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई और इन परिवर्तनों का संबंध भाजपा के उदय तथा हिंदुत्व की राजनीति से है। इससे भाजपा को बहुत बड़ा फायदा मिला था। नेक्स्ट हमारा जो खंड होगा वो होगा अध्याय, इसका अब जो प्रश्न होगा वो होगा 21। संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए किन प्रयासों पर जोर दिया गया या दिया जा सकता है? सुझाव देने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए निम्न प्रयास किए गए कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ पर इसको अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए निम्न कदम उठाए गए। शांति स्थापना आयोग पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों ने सहमति व्यक्त कर दी कि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल रहता है तो विश्व समुदाय उसका उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों में शताब्दी विकास लक्ष्य यानी MDG मिलीनियन डेवलपमेंट गोल को सेट किया गया, प्राप्त करने पर सहमति प्रदान की। मानव अधिकार संबंधी दशाओं में और अधिक सुधार लाने पर जोर दिया। सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रत्येक प्रकार के आतंकवाद की निंदा की एवं इनकी समाप्ति के लिए कठोर कदम उठाने पर बल दिया। एक लोकतंत्र कोष का गठन करने का भी निर्णय लिया गया कि एक लोकतांत्रिक कोष है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा 22 नंबर। भारत को एक राष्ट्र बनाने की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। सामान्यतः राष्ट्रीयता जो होती है या राष्ट्र बनाने की जो भावना है वो स्थायी नागरिकों को स्थायी सीमाओं में सीमित भूभाग बहुसंख्यक लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त भौगोलिक क्षेत्र होता है। उपयुक्त तत्वों के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि वहाँ के नागरिक एक सर्वमान्य विश्वास रखें कि ये उन सभी का राष्ट्र है। सामान्यतः विश्वास के साथ साथ इतिहास राष्ट्र के भी क्षेत्र प्रांत होते हैं। इसमें आप पॉइंट बना लें। लोगों को परस्पर जोड़ता है। इनकी राजनीतिक आकांक्षाओं स्वतंत्रता समानता कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाली हैं तथा जो जनता की भलाई विशेषतः कमजोर पिछड़े और दीन दुखियों के लिए कार्य करे। इस प्रकार की कल्पनाओं लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है और ऐसी विशेषताएं निम्न हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत एक राष्ट्र है। तो भारत कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई से घिरा हुआ है जहां विभिन्न जाति धर्म विश्वास के लोग और परंपराओं को मानने वाले लोग, भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। यानी कहें कि विभिन्नता में एकता पाई जाती है। भारत की सांस्कृतिक विरासत व इतिहास भारत को एक राष्ट्र बनाते हैं। भारत का अपना राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास रहा। इस इतिहास का तथा ऐतिहासिक विरासत को अगली पीढ़ियों तक स्थानांतरित करने का कार्य और प्रयास समय समय पर विभिन्न समाज सुधारकों को ने किए हैं और धर्म परिवर्तन भक्ति संतों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 जो हमारा प्रश्न है वो है टिप्पणी। किन्हीं दो पे टिप्पणी लिखनी है। तो इंदिरा बनाम सिंडिकेट या फिर दल बदल या प्रीप्यूअर्स। तो इंदिरा बनाम सिंडिकेट 1960 के दशक में कांग्रेस नेताओं के एक समूह के अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट का नाम दिया गया। जो एक अनौपचारिक संगठन था उसका नाम सिंडिकेट दिया गया। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली लोगों का समूह था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर पूर्ण नियंत्रण था। इंदिरा गांधी इसी सिंडिकेट की मदद से प्रधानमंत्री बनी थी। सिंडिकेट के नेताओं की उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह के अनुसार काम करेगी। प्रारंभ में इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को महत्व प्रदान किया, लेकिन शीघ्र इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर स्वयं को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्त व्यक्तियों का जो समूह था उसमें अपने विश्वास के व्यक्तियों को रखना या समूह में शामिल करना शुरू कर दिया। पार्टी से बाहर के लोगों को धीरे धीरे बाहर कर दिया और बड़ी सावधानी से इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। सिंडिकेट 1971 के बाद प्रभावहीन हो गई। अब जो नेक्स्ट हमारा 2 नंबर का हम टिप्पणी कर लेते हैं प्रीप्यूअर्स पर। तो प्रीप्यूअर्स क्या थे? तो प्रीप्यूअर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि ये था क्या। तो प्रीप्यूअर्स से एक व्यवस्था की गई थी। देश जब स्वतंत्र हुआ 565 रियासतें थी
उन राजाओं को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई कि आप भारत में शामिल हो जाओ और आपको ऐसे ऐसे सुविधाएं दी जाएंगी। तो उन सुविधाओं को नाम दिया गया प्रीप्यूअर्स। तो इन प्रीप्यूअर्स जो सुविधाएं थी, राजाओं की विशेष सुविधाएं थी जो आम नागरिक से अलग थी उनकी। तो 1967 के आम चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रीप्यूअर्स को ख़त्म करने की मांग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रीप्यूअर्स की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो सन 1970 में संविधान संशोधन करने का प्रयास किया गया, परंतु राज्यसभा में ये मंजूर नहीं हो सका और इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश भी जारी किया, परंतु वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया और निरस्त हो गया। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बना लिया तथा इस मुद्दे पर उन्हें पर्याप्त जन समर्थन भी प्राप्त हुआ। 1971 में मिली भारी विजय के बाद संविधान संशोधन द्वारा प्रीप्यूअर्स की जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया, राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। ये सरकार का समाजवाद की और एक बड़ा कदम था, तो सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आज का वीडियो हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पे था जो प्री बोर्ड के लिए था। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी मदद के लिए शेखावटी मिशन के PDF बड़े सरल भाषा में डाले जा चुके हैं। परीक्षा से पूर्व उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपका जो परीक्षा परिणाम है वो उन्नयन हो सके, सफलता की ओर बढ़ें। प्रयास करें, शून्य से शिखर पे पहुंचा जा सकता है। अभी भी हम अगर तैयारी करें, घबराएं नहीं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है वह अपनी तैयारी को नोट करें, मूल्यांकन करें, स्वयं मूल्यांकन करें। किसी की नज़रों में अपन को हीरो नहीं बनना, स्वयं मूल्यांकन करें।